हेलो एवरीवन। मैं आपकी संजना और आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 की जीव विज्ञान जो है उसका तीसरा लेसन जो है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं ये इसके जो पिछले टॉपिक हैं वो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिए हैं। तो आज जो हमारे टॉपिक हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में जो तीसरा लेसन है वो इंड होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ के जाना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, इस लास्ट वीडियो है इस लेसन का। फिर हम इसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो पिछला पिछला हमने क्या बताया था आप लोगों का, वो था मनुष्य में अलैंगिक जनन। अब है हमारा मनुष्य में लैंगिक जनन। मनुष्य जो होता है वो लैंगिक जनन कैसे करता है, तो अब हम बताएंगे। क्या लिखा है मेरे बच्चों, मनुष्य में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बने नर तथा मादा प्रकार के युग्मकों के संयोग से युग्मनज बनता है, जो समसूत्री विभाजनों द्वारा नए जंतुओं में विकसित होता है। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री जो है कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और विभाजन से बने नर तथा इसके विभाजन से बने नर तथा मादा जो होते हैं, नर तथा मादा प्रकार के युग्मकों के क्या होते हैं, संयोग से युग्मनज बनता है। जैसे कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से निषेचन होता है, उसके पश्चात युग्मनज बनता है और भ्रूण का निर्माण होता है। वही लिखा गया है, नर तथा मादा प्रकार के युग्मकों के संयोग से युग्मनज बनता है, जो समसूत्री विभाजनों द्वारा नए जंतु में विकसित होता है। जैसे कि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये हमारा मानव का शुक्राणु है और ये हमारी मादा का अंडाणु है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी हमारी निषेचन क्रिया होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। तो पहला जो शुक्राणु है वो हम बताएंगे। ये है हमारा शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, ये शुक्राणु का सिर है, ये एक क्रोमोसोम है, ये केंद्रक कोशिका कला है और ये गर्दन है। ये क्या है, ये इसका मध्य भाग है। और ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इसकी पूंछ है। तो जैसे कि शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु टेडपोल आकृति की बनी एक संरचना होती है जो कि मनुष्य में निषेचन के लिए आवश्यक है। ये हमारे शुक्राणु की परिभाषा है। शुक्राणु तथा अंडाणु जो हैं ये जो विस्तार से नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों में, इसीलिए हमने केवल डायग्राम और उसके थोड़े से टॉपिक लिखे हैं, वो आप लोगों को समझाएंगे। और ये क्या है, ये अंडाणु है। अंडाणु ये क्या होता है, अंडाणु में ये उपप्लाज्म है और ये पीतक कला है। ये क्या है, ये केंद्रक है। ये कोशिका द्रव्य, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोशिका द्रव्य है। और ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। जैसे कि इसके हमने क्या लिखे हैं, इसके हमने वो लिखे हैं थोड़े से इसके अंतर्गत मानव शुक्राणु तथा अंडाणु के। तो क्या लिखा है, नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। जो नर युग्मक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शुक्राणु कहलाते हैं। इनका निर्माण वृषण में होता है। इनका निर्माण क्या है, इनका निर्माण वृषण में होता है। वृषण पुरुषों के शरीर में उदर गुहा से बाहर त्वचा की बनी एक थैली में शीशन के दोनों तरफ लटके होते हैं। जो इसकी संरचना है वो अभी हम, जो नर जनन तंत्र की संरचना है वो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। क्या लिखा है, नर युग्मक जो होते हैं वो शुक्राणु कहलाते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। वृषण पुरुषों के शरीर में उदर गुहा से
बाहर त्वचा की उदर जो वृषण जो है वो पुरुषों के शरीर में जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा से बाहर त्वचा की एक बनी थैली जो होती है, थैली में शीशन के दोनों तरफ क्या होते हैं, लटके होते हैं। और क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा है, स्तनधारी जंतुओं में शुक्राणुओं का निर्माण देह गुहा के तापक्रम पर नहीं हो सकता। इनका जो शुक्राणुओं का निर्माण है वो जो देह गुहा होती है उसके तापक्रम पर क्या होता है, नहीं हो सकता है। इसके लिए उन्हें देह गुहा के तापक्रम में 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप चाहिए। जो ये है शुक्राणु का निर्माण है, इसका निर्माण के लिए क्या चाहिए, 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या चाहिए, कम ताप चाहिए। और दूसरा है मादा युग्मक अंडा कहलाता है। जो मादा का अंडाणु होता है, मादा युग्मक, वो क्या कहलाता है, अंडा कहलाता है। इसका निर्माण स्त्री के अंडाशय में होता है। इसका जो निर्माण है वो स्त्री के कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में जनन तंत्र। मनुष्य का जो जनन तंत्र है वो किस प्रकार होता है, मनुष्य में जनन तंत्र की क्या क्रिया होती है, वो सभी हम बताएंगे। तो ध्यान से पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। क्या लिखा है, मनुष्य में जनन तंत्र क्या है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा जनन अंग अलग अलग प्राणियों में होते हैं। जो नर और मादा जनन अंग होते हैं वो क्या है, अलग अलग प्राणियों में होते हैं। जिस मानव में नर जनन अंग होते हैं, जो क्या लिखा है, जिस मानव में क्या होते हैं, नर जनन अंग होते हैं, उन्हें पुरुष एवं स्त्रियों को बाह्य लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। नर जनन अंग का मतलब क्या होता है, बाह्य लक्षण कौन कौन से होते हैं जिससे कि हम लड़का और लड़की के बारे में पहचान सकते हैं। जैसे कि स्त्रियों की पहचान है लंबे बाल, और भी जैसे कि स्तन, ये हमारी क्या है, स्त्रियों की पहचान है। और लड़कों की पहचान तो अलग ही दिखती है कि वो लड़के हैं, और जो लड़कियां हैं उनकी पहचान भी अलग ही दिखती है। तो क्या लिखा है, बाह्य लक्षणों के द्वारा, जो बाह्य लक्षण जो बाहर से ही पता चल जाता है ये लड़का है या लड़की है, वही बताया गया, बाह्य लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। इन लक्षणों को गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं, गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों का विकास है लड़कों में 15 से 18 वर्ष। क्या है, इन लक्षणों का विकास क्या, लड़कों में 15 से 18 वर्ष की आयु तक तथा लड़कियों में 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। जो गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं वो लड़कों में क्या होते हैं, 15 से 18 वर्ष की आयु तक, तथा लड़कियों में 11 से 14 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं, गौड़ लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गौड़ लैंगिक लक्षण हैं उनका विकास होने लगता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को ये जो गौड़ लैंगिक लक्षण हैं ये कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं। जैसे कि लिखा है नर के गौड़ लैंगिक लक्षण। नर के गौड़ लैंगिक लक्षण का मतलब है मनुष्य लड़के में जो गौड़ लैंगिक लक्षण दिखते हैं शुरुआती दौर में वो क्या होते हैं। क्या लिखा है, यौनावस्था के साथ, जो यौनावस्था होती है, यौनावस्था के साथ लड़कों में निम्नलिखित परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। यौनावस्था के साथ क्या होता है, लड़कों में निम्नलिखित क्या होते हैं, परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 क्या लिखा है,
चेहरे तथा शरीर पर बाल उग जाते हैं। क्या होता है, जो लड़कों में गौड़ लैंगिक लक्षणों का परिवर्तन विकास शुरू हो जाता है तो क्या होता है, चेहरे पर तथा बाल में क्या, चेहरे पर तथा शरीर में बाल उग आते हैं। जैसे कि लड़के जो होते हैं उनमें जब गौड़ लैंगिक लक्षण विकास होने लगते हैं तो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है, इसीलिए बताया गया चेहरे तथा शरीर पर बाल उग जाते हैं। और क्या होता है, दूसरा क्या लक्षण है, कंधे चौड़े हो जाते हैं तथा अस्थियों के आकार एवं पेशी न्यास में वृद्धि होती। क्या होता है, जो कंधे होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं तथा अस्थियों के आकार एवं पेशी न्यास में वृद्धि होती है। ये था हमारा दूसरा लक्षण। अब हम तीसरा बताएंगे। तीसरा क्या लिखा है, स्वर भारी हो जाता है, जो इनकी आवाज है वो क्या हो जाती है, भारी हो जाती है तथा शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। और शरीर की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। इनकी शरीर की क्या है, लंबाई जो है वो बढ़ने लगती है। और चौथा लक्षण क्या है, वृषण कोषों तथा शिशन के आकार में वृद्धि शुरू हो जाती है। जो वृषण होते हैं, जो वृषण कोष होते हैं तथा शिशन जो होता है उसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग ये पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में क्या होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी इसको लिखने में और आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अब हम बताएंगे आप लोगों को जो नर के गौड़ लैंगिक लक्षण है, अब हम बताएंगे मादा के गौड़ लैंगिक लक्षण। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है स्त्री के गौड़ लैंगिक लक्षण। जो स्त्री होती है उसके गौड़ लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। जो यौवना आरंभ होता है, यौनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जो यौनारंभ होता है उसके समय क्या होता है, लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, वही बताया गया है। जैसे कि पहला क्या लिखा है, शरीर के अनेक भागों में वसा का जमाव होने लगता है। जो शरीर के अनेक भाग होते हैं उसमें क्या होता है, वसा का जमाव होने लगता है। और दूसरा क्या है, स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। जैसे कि लड़कियां जो होती हैं उनके जो गौड़ लैंगिक लक्षण है, पहला लक्षण क्या था, उनके शरीर के अनेक भागों में क्या होती है, वसा का जमाव होने लगता है। दूसरा लक्षण क्या है, स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। जो स्तन होते हैं उनका आकार बढ़ने लगता है, आकार में वृद्धि होने लगती है। और तीसरा लक्षण क्या है मेरे बच्चों, जो त्वचा है, त्वचा प्रायः क्या हो जाती है, तेली हो जाती है, एकदम चिकनी होने लगती है, कभी कभी मुहासे भी निकलने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो लड़कियां होती हैं 13 से 14, वही 15, 16, 17 वर्ष की, उनमें क्या होता है, कभी कभी मुहासे निकलने लगते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये जो इनके स्त्री के गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं ये इन्हीं के परिवर्तन के कारण होने लगते हैं, ना कि ये कोई बीमारी है। तो 4 नंबर क्या लिखा है, श्रेणी प्रदेश या कूल्हे का फैल कर चौड़ा होना। जो इनका कमर का हिस्सा है ये क्या होता है, चौड़ा होने लगता है। और पांचवा लक्षण क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, अंडोत्सर्ग तथा मासिक आर्तव चक्र का प्रारंभ। क्या होता है, अंडोत्सर्ग जो है मासिक आर्तव चक्र का मतलब होता है माहवारी चक्र, जिसे हम लोग आम भाषा में पीरियड कहते हैं, जो कि 12 से 13 वर्ष की आयु से लड़कियों में प्रारंभ हो जाता है। इसे ही आर्तव चक्र, मासिक धर्म और ऋतुस्राव चक्र भी कहते हैं। और जो ये हमारा 6 नंबर है, 6 नंबर लक्षण क्या है,
कक्षीय एवं जघन बालों का उगना, जो इनके कक्षीय होते हैं एवं क्या होता है इनके जघन बालों का उगना, इनके शरीर में क्या होते हैं बाल उगने लगते हैं। ये भी हमारा स्त्री गौड़ लैंगिक जनन के क्या है लक्षण हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र, इसके बारे में हम बताएंगे। नर जनन तंत्र का डायग्राम एवं इसके कार्य क्या होता है, नर जनन तंत्र सभी हम बताएंगे आप लोगों को। वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम सन 2026। ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2026 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ कर जाना। क्या लिखा है, नर जनन तंत्र, जो नर जनन तंत्र है वो क्या है जानेंगे हम। नर जनन तंत्र में वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि एवं सिसन होते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे नर जनन तंत्र के क्या हैं भाग हैं। ये सभी हमारे नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। अभी हम इसका डायग्राम दिखाएंगे। आगे क्या लिखा है, शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि व काउपर ग्रंथि के द्वारा स्रावित द्रव शुक्राणु द्रव का अधिकांश भाग बनाते हैं। जो शुक्राशय होते हैं, शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि व जो काउपर ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि के द्वारा क्या होता है स्रावित द्रव, जो उससे द्रव स्रावित होता है उसे शुक्राणु द्रव का अधिकांश भाग बनाते हैं। इससे क्या होते हैं, इससे शुक्राणु द्रव का क्या होता है अधिकांश भाग बनाते हैं। अब हम जानेंगे ये जो हमारे पुरुष के जनन अंग है, इसमें कौन कौन से जनन अंग हैं। जैसे कि लिखा है पुरुष के जनन अंग, जो पुरुष के जनन अंग हैं वो कौन कौन से हैं। पुरुष में 2 जनन अंग हैं। पहला क्या है, प्राथमिक जनन अंग, जो प्राथमिक जनन अंग है पुरुषों में वो कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों, आइए बताते हैं हम आप लोगों को क्या है। पुरुषों के प्राथमिक जनन अंग वृषण है, जो पुरुष होते हैं उसमें प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं वृषण है। जो पुरुषों में नर जनन अंग है उसको प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत क्या आता है, हमारा वृषण ही प्राथमिक जनन अंग है। और दूसरा नंबर क्या है हमारा, नलिका तंत्र। नलिका तंत्र में क्या आता है, एपिडिडमिस, जो एपिडिडमिस है ये हमारा नलिका तंत्र के अंतर्गत आता है, जिसे अधिवृषण भी कहते हैं। एपिडिडमिस, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी व मूत्रमांग, ये सभी जो हैं या पुरुषों में जनन अंग जैसे कि नलिका तंत्र के क्या है अंतर्गत आते हैं। अब हम इसका डायग्राम व इसके अंतर्गत कुछ थोड़ा सा बचा है वो हम बताएंगे आप लोगों को, तो बने रहिए हमारी वीडियो के लास्ट एंड तक मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखा है, अब 3 नंबर जो हैं ये हमारे पुरुषों के जनन अंग ही हैं। तो 3 नंबर में क्या लिखा है, सहायक ग्रंथियां। जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सहायक ग्रंथि जो है वो प्रोस्टेट ग्रंथि व शुक्राशय है। इनमें पुरुषों के जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि व शुक्राशय इनकी सहायक ग्रंथियां हैं। अब हम जानेंगे जो वृषण है, जो नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक अंग है वृषण। अब हम बताएंगे आप लोगों को वृषण के बारे में। वृषण क्या है, जैसे कि क्या लिखा है,
पुरुष में प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ा वृषण उदर गुहा से बाहर थैले जैसी संरचना वृषण कोश में सुरक्षित है। जो वृषण है पुरुष में प्राथमिक जनन अंग होते हैं तथा एक जोड़ा वृषण होता है, यानी कि एक जोड़ा वृषण का मतलब प्रत्येक पुरुष में 2 वृषण होते हैं। एक जोड़ा वृषण उदर गुहा से बाहर, जो उदर गुहा होती है उससे बाहर थैले जैसी संरचना वृषण कोश में सुरक्षित है। प्रत्येक वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो प्रत्येक वृषण है उसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब हम दिखाएंगे वृषण कौन सा है। ये देखो, ये हमारा वृषण है जिसकी क्या है, ये उदर गुहा से क्या है, बाहर है। इसकी संरचना कैसी है, थैले जैसी है, जो वृषण कोश में क्या है, सुरक्षित। ये वृषण कोश है और ये वृषण है, जैसे कि ये वृषण कोश में वृषण हमारा क्या रहता है, इससे सुरक्षित रहता है। जानेंगे अब हम इसके बारे में। ये हमारी क्या है, ये मूत्राशय है और ये हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये सिसन है और ये मूत्र मार्ग है, जिससे कि मूत्र बाहर आता है। और ये हमारा वृषण है, ये वृषण कोश है और ये शुक्रवाहिनी है, ये शुक्राशय है और ये मूत्र नलिका है, जिससे मूत्र पहले बनता है फिर मूत्राशय में आता है, फिर ये धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्रंथि से होता हुआ ये मनुष्य के शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। ये हमारा मानव नर जनन तंत्र था। अब हम इसके बारे में बताएंगे। पहला तो था हमारा वृषण, जो कि पुरुष में प्राथमिक जनन अंग है। दूसरा क्या था, नलिका तंत्र। दूसरा जो नलिका तंत्र था, अब हम जानेंगे नलिका तंत्र के बारे में। नलिका तंत्र में क्या होता है, इसका कार्य वृषण में बने शुक्राणुओं को शरीर से बाहर पहुंचाना। जो नलिका तंत्र है इसका कार्य क्या है, वृषण में बने शुक्राणुओं को शरीर से बाहर पहुंचाना है। शुक्राणु अनेक नलिकाओं में होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनेक नलिकाओं में होते हुए वृषण के बाहर स्थित एक अतिकुंडलित नलिका में बने एपिडिडमिस में आते हैं। जो अतिकुंडलित नलिका होती है उससे बने किस में आते हैं, एपिडिडमिस में आते हैं। क्या लिखा है, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु क्या होते हैं, अनेक नलिकाओं में होते हैं। जो शुक्राणु हमारे होते हैं वो अनेक नलिकाओं में होते हैं, होते हुए वृषण के बाहर स्थित, जो वृषण के बाहर स्थित होता है, जो वृषण के बाहर स्थित एक अतिकुंडलित मतलब बहुत कुंडलित जो होती है नलिका में बने एपिडिडमिस में आते हैं क्या, शुक्राणु। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ना। अब हम बताएंगे आप लोगों को सहायक ग्रंथियां। जो सहायक ग्रंथियां हैं उनका क्या कार्य है। जो ये हमारे शुक्राणु हैं वो क्या, एपिडिडमिस से बाहर आते हैं। और उसके आगे क्या लिखा है, इसके अंतिम भाग से एक, इसका जो अंतिम भाग है, इसके अंतिम भाग से एक अपेक्षाकृत मोटी शुक्रवाहिनी निकलती है। जो इसके अंतिम भाग है से एक अपेक्षाकृत जो मोटी शुक्रवाहिनी होती है, जो मोटी शुक्रवाहिनी क्या होती है, निकलती है। शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्राशय से जुड़ी नली, मूत्र मार्ग, मूत्र तथा वीर दोनों हेतु एक साझा मार्ग है। क्या है, एक साझा मार्ग है। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्रवाहिनी जो है उदर गुहा में पहुंचकर जो मूत्राशय से जुड़ी नली जो है, मूत्र मार्ग तथा वीर, जो वीर होता है हमारा, दोनों हेतु एक साझा मार्ग है। क्या है, इन दोनों का एक साझा मार्ग है। यह सिसन के रास्ते शुक्राणुओं को शरीर से बाहर पहुंचाता है। ये जो शुक्राणु हैं वो क्या होते हैं, ये सिसन जो होता है इसी के रास्ते जो होते हैं हमारे
से शुक्राणु को शरीर से क्या होता है, बाहर पहुंचाता है। जैसे कि मनुष्य में जब निषेचन होता है तब शुक्राणु बाहर निकलते हैं, निषेचन जब होता है तो शुक्राणु व अंडाणु मिलकर एक नए भ्रूण युग्मनज का निर्माण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सहायक ग्रंथियां। ये जो हमारे मनुष्य नर जनन तंत्र है इसमें कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। जैसे कि क्या लिखा है, शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव शुक्राणुओं को पोषण पदार्थ तथा तैरने हेतु तरल माध्यम प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, जो शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु को पोषक पदार्थ, जो शुक्राणु में पोषक पदार्थ होते हैं वो इसी के द्वारा मिलते हैं तथा तैरने हेतु तरल पदार्थ, जो शुक्राणु होते हैं वो तैरते रहते हैं क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं। तैरने हेतु तरल माध्यम प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथि कार्य करते हैं। इन ग्रंथियों के जो ये ग्रंथियां हैं इनके स्राव शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। इन जो ग्रंथियां हैं इनके स्राव जो क्या है, जो ये बहते हैं एकदम द्रव के रूप में, तो क्या होता है, शुक्राणु के साथ मिलकर क्या करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। क्या ये शुक्राणु होते हैं और ये पोषक पदार्थ जो तरल पदार्थ होता है वो शुक्राणुओं से मिलकर क्या करता है, वीर्य का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बताएंगे आप लोगों को मादा जनन तंत्र। जो ये हमारा मादा जनन तंत्र है, अब पहले तो हमने आप लोगों को नर जनन तंत्र बताया है, अब हम बताएंगे आप लोगों को मादा जनन तंत्र। जो मादा जनन तंत्र है ये कैसा होता है। मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग दो अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, यौन एवं भगोष्ठ होते हैं। जो मादा जनन तंत्र होता है उसके मुख्य अंग कितने होते हैं, दो होते हैं। मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग दो अंडाशय, मादा जनन तंत्र में क्या होते हैं, दो अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनियां होती हैं, गर्भाशय होता है, योनि होती है एवं भगोष्ठ होते हैं। स्त्रियों में यौनारंभ 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। स्त्रियों में जो यौनारंभ होता है जिसे हम लोग मासिक चक्र, ऋतुस्राव, आर्तव चक्र या माहवारी चक्र भी कहते हैं। तो क्या लिखा है, मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग हैं। जो मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं, पहला नंबर क्या लिखा है हमारा, पहला जो मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है वो कौन सा है, अंडाशय। अंडाशय जो है ये हमारे स्त्री के जनन तंत्र का क्या है, पहला प्राथमिक जनन अंग अंडाशय क्या है। अब इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को, तो ध्यान से पढ़ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है, अंडाशय। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ा अंडाशय होते हैं। जो स्त्री है, स्त्री के प्राथमिक जनन अंग क्या है, स्त्री के प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ा अंडाशय होते हैं। स्त्री में जो प्राथमिक जनन अंग यानी कि जो पहले जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, एक जोड़ा अंडाशय होते हैं। ये अंडाकार भूरे रंग की रचनाएं हैं। ये क्या होते हैं, ये अंडाकार क्या भूरे रंग की क्या है, रचनाएं हैं तथा उदर गुहा में स्थित होती हैं। और ये कहाँ स्थित होती हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय में अंड कोशिका बनती है। जो अंडाशय होता है इसमें हमारी क्या बनती है, अंड कोशिका बनती है। ये था हमारा मादा जनन तंत्र का
प्राथमिक जनन अंग। अब हम बताएंगे आप लोगों को आगे। ये जो है नलिका तंत्र, ये हमारे प्राथमिक जनन अंग जो हैं उन्हीं के अंतर्गत आता है। जैसे क्या लिखा है, नलिका तंत्र। स्त्रियों के नलिका तंत्र में फैलोपियन नलिका गर्भाशय व योनि में सम्मिलित होते हैं। जो स्त्री में नलिका तंत्र होता है वो क्या होता है, स्त्री में नलिका तंत्र जो है फैलोपियन नलिका, जो फैलोपियन नलिका होती है गर्भाशय व योनि में क्या होती है, सम्मिलित होते हैं। ये दोनों नलिकाएं कहाँ होती हैं, गर्भाशय जो होती है, गर्भाशय व योनि में क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। और जो दूसरा हमारा प्राथमिक जनन अंग है वो कौन सा है, अंडवाहिनी। जो ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी प्रत्येक अंडाशय के पास ही एक कीप की तरह की रचना मुखिका होती है। जो अंडवाहिनी होती है वो क्या होती है, प्रत्येक अंडाशय। अभी हम आप लोगों को अंडाशय और जनन तंत्र का पूरा डायग्राम दिखाएंगे। क्या है, प्रत्येक अंडाशय के पास ही एक कीप की तरह की रचना क्या होती है, मुखिका होती है, जो एक कुंडलित तथा संकरी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में खुलती है। क्या होती हैं, जो एक क्या होती हैं, कुंडलित होती हैं, मतलब कि गोल गोल घूमी हुई, तथा संकरी का मतलब पतली। एक कुंडलित तथा संकरी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में क्या होती हैं, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में खुलती हैं। अंडाशय से अंड इसी मुखिका के द्वारा नलिका में आता है। जो अंडाशय है, अंडाशय से अंड जो निकलता है जिसे अंडाणु कहते हैं, अंडाशय से अंड क्या होता है, इसी मुखिका के द्वारा नलिका में आता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो है हमारी, ये क्या है, अंडवाहिका है, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और ये हमारा क्या है, अंडाशय है। अंडाशय से क्या होता है, अंड जो है इसी से निकलता है, जिसे अंडाणु कहते हैं। और ये हमारा क्या है, गर्भाशय है। और ये क्या है, ये ग्रीवा है। और ये हमारी योनि है। ये हमारा मादा स्त्री का जनन तंत्र है। अब हम जानेंगे इसका तीसरा क्या है, तीसरा प्राथमिक जो जनन अंग है वो हम बताएंगे आप लोगों को। क्या है, क्या लिखा है, गर्भाशय। गर्भाशय इसका तीसरा प्राथमिक जनन अंग है, जिसके अंतर्गत क्या लिखा है, दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर पेशीय नाशपाती के आकार का गर्भाशय बनाती है। जो कि हमने अभी आप लोगों को दिखाया है डायग्राम में। क्या होती हैं, दोनों ओर की क्या होती हैं, फैलोपियन नलिकाएं जो होती हैं वो संयुक्त होकर, जो दोनों फैलोपियन नलिकाएं होती हैं वो संयुक्त होकर पेशीय नाशपाती के आधार का गर्भाशय बनाती हैं। जो पेशीय नाशपाती होती है उसके आधार का क्या करती हैं, गर्भाशय बनाती हैं। निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। वो जो निषेचित अंड होता है वो गर्भाशय में क्या होता है, स्थापित हो जाता है। यही इसका विकास होता है। जो निषेचित अंड है वो गर्भाशय में वो क्या होता है, स्थापित हो जाता है। यही इसका विकास का मतलब है। यही इसका विकास होता है। जब अंड गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तो धीरे धीरे वो युग्मनज बनाता है, फिर भ्रूण का निर्माण करता है, फिर भ्रूण से धीरे धीरे बेबी बन जाता है, जो कि एक स्वस्थ बच्चा बन जाता है, जो कि निषेचन की क्रिया के द्वारा ही संभव है। अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है योनि, जो कि हमारी स्त्री जनन तंत्र का चौथा अंग है। स्त्री जनन तंत्र का चौथा अंग क्या है,
योनि योनि जो है क्या लिखा है, गर्भाशय का पश्च भाग नलिका रूपी पेशीय संरचना योनि बनाता है। जो गर्भाशय है इसका पश्च भाग जो है नलिका रूपी संरचना होती है, नलिका रूपी पेशीय संरचना योनि बनाता है, जो कि हमने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था। गर्भाशय का वह संकरा भाग जहाँ यह यौन से जुड़ा होता है, गर्भाशय का क्या होता है, वह संकरा यानी कि वह पतला भाग जिससे कि यौन से जुड़ा होता है, वह क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। स्त्री में सहायक ग्रंथियां यौन का स्नयन करती हैं। जो स्त्री होती है उसमें जो सहायक ग्रंथियां होती हैं वो यौन का क्या करती हैं, स्नेहन करती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला टॉपिक जो है मेरे स्कूलों वो क्या है, स्त्री में यौनारंभ तथा मासिक आर्तव चक्र। जो स्त्री, लड़कियां, महिलाएं, औरतें होती हैं उनमें जो यौनारंभ होता है और मासिक आर्तव चक्र होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि क्या लिखा है, स्त्रियों में यौनारंभ 11 से 14 वर्ष की आयु में होता है। जो स्त्रियां, लड़कियां होती हैं उसमें यौनारंभ जो मासिक आर्तव चक्र जिसे आमतौर पर पीरियड कहते हैं, पीरियड जो है वो 11 से 14 वर्ष की आयु में क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। इस समय स्त्रियों के जनन अंगों की संरचना एवं कार्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, जो स्त्री होती हैं उसके जनन अंग की जो संरचना है एवं कार्यों में क्या होते हैं, अनेक परिवर्तन होते हैं। यौनारंभ के बाद स्त्रियों में मादा जनन चक्र शुरू होता है। जो यौनारंभ होता है उसके बाद स्त्रियों में क्या होता है, मादा जनन चक्र शुरू होता है। इसकी अवधि लगभग 28 दिन होती है। जो लड़कियों में आर्तव चक्र होता है इसकी अवधि क्या होती है, लगभग 28 दिन होती है। इन 28 दिनों के बीच अंडाशय व गर्भाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। जो 28 दिन होते हैं इन्हीं के बीच जो लड़कियां उनमें एक अंडाणु बनता है, वही अंडाणु टूट कर हमारे यौन के द्वारा जो ब्लड होता है, रक्त उसी से बाहर निकलता है। अगर वो अंडाणु निषेचन क्रिया हो जाए और वो अंडाणु एवं शुक्राणु मिल जाए तो युग्मनज का निर्माण क्या होता है, हो जाता है। इसे आर्तव चक्रिया ऋतुस्राव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आर्तव चक्रिया ऋतुस्राव कहते हैं। मेरे बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला टॉपिक क्या है हमारा, मानव जनसंख्या एवं परिवार नियोजन। जो मानव जनसंख्या है वो किस प्रकार बढ़ रही है एवं इसके नियोजन की विधियां जो हैं वो क्या है, क्या लिखा है, मानव जनसंख्या एवं परिवार नियोजन क्या है। पहले तो हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसी स्थान विशेष पर दिए गए समय, जो किसी स्थान होता है एवं विशेष पर दिए गए समय पर उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या उस स्थान की क्या होती है, जनसंख्या कहलाती है। इकाई समय में व्यक्तियों की संख्या में होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, कही जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो जनसंख्या वृद्धि है उसके क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि के कितने निम्नलिखित कारण जो जनसंख्या वृद्धि है। प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मानव जनसंख्या एवं परिवार नियोजन। जो मानव की जनसंख्या है वो किस प्रकार की है एवं इसको जो मानव की जनसंख्या है वो उसमें तेजी से वृद्धि होती जा रही है एवं इसके जो परिवार नियोजन का मतलब इसको रोकने की जो विधियां हैं वो क्या है, वो हम बताएंगे आप लोगों को। क्या लिखा है, जनसंख्या वृद्धि किसी स्थान विशेष पर दिए गए समय पर उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। जो किसी स्थान पर, जैसे कि किसी स्थान विशेष पर दिए गए समय, कोई स्थान है वहां पर काफी समय से उपस्थित कुल
व्यक्तियों की संख्या उस स्थान की क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। इकाई समय में व्यक्तियों की संख्या में होने वाली वृद्धि ही जनसंख्या वृद्धि कही जाती है। जो इकाई समय होती है उसमें व्यक्तियों में होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कही जाती है। जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है वो हम बताएंगे आप लोगों को क्या है। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। जो जनसंख्या वृद्धि है इसके निम्नलिखित कारण है हम आप लोगों को बताएंगे। जो जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण क्या है? निम्न सामाजिक स्तर। जो जनसंख्या वृद्धि है किसके कारण है? जैसे कि क्या लिखा है, हमारे देश की जनता का रहन सहन निम्न स्तर का है। जो हमारे देश की जनता है उसका रहन सहन क्या है? निम्न स्तर का है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धन है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव के लोग हैं वो जो वहाँ की जनता है वो निर्धन गरीब है। वह इस बात में विश्वास करती है, वो वहाँ के जो जनता है वो इस बात में विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। यानी कि जितने अधिक बच्चे होंगे वो उतना ही अधिक काम करेंगे और उतना ही अधिक धन इकट्ठा करेंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते। इसलिए क्या करते हैं ये लोग? जनसंख्या नियंत्रण पर क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं। अगला है हमारा जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है वो क्या है? निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब होता है अनपढ़। क्या लिखा है? निरक्षर लोग छोटे परिवार के महत्व को नहीं जानते। जो अनपढ़ लोग हैं वो छोटे परिवार के महत्व को नहीं जानते हैं। इस कारण से अज्ञानतावश निरंतर संतानोत्पत्ति होती रहती। जो इस कारण से क्या होता है? अज्ञानतावश निरंतर संतान की उत्पत्ति करते रहते हैं। तो अगला है हमारा तीसरा कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि का? तीसरा कारण है मेरे प्यारे बच्चों, कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह। जैसे कि अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। जो अशिक्षित परिवार हैं वहाँ आज भी क्या है? बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन है। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, जो कानूनी प्रतिबंध हैं इसके बावजूद कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं। जो कानूनी प्रतिबंध है इसके बावजूद भी कम आयु में ही अनेक विवाह क्या होते हैं? संपन्न हो जाते हैं। और वे कम आयु में ही क्या करते हैं? संतानें उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे कि हमारी जनसंख्या वृद्धि का एक यह भी कारण है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को चौथा कारण क्या है हमारी जनसंख्या वृद्धि का। चौथा कारण है हमारा मृत्यु दर में निरंतर कमी। जो मृत्यु दर है उसमें निरंतर कमी क्यों आती जा रही है? जैसे कि आधुनिक चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी है। जो आधुनिक चिकित्सा यानी कि पुराने जो चिकित्सालय हैं उनके फलस्वरूप क्या है? जो चिकित्सा सुविधा है वो देखो हर एक जगह पे उपलब्ध है अब के टाइम में। तो क्या चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप मृत्यु दर में क्या है? कमी आई है। इसके विपरीत जन्म दर में वांछित कमी नहीं आ पाई। इसके विपरीत क्या है? जो जन्म दर है इसमें कमी नहीं आ पाई है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि जो है इसके कारण हानि। जो जनसंख्या वृद्धि से हानियां एवं समस्याएं और दुष्परिणाम। जो जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ती जा रही है इससे क्या हानियां हैं और कितनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। जो जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला क्या है? खाद्य आपूर्ति समस्या। जो खाने पीने की समस्या है वो किस प्रकार आ रही है जनसंख्या वृद्धि की? क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? जो खाने पीने की समस्या जिससे कि जनसंख्या वृद्धि में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? जनसंख्या की लगातार वृद्धि के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति क्या है? दूभर होती जा रही है
उपलब्ध खाद्य सामग्री पर्याप्त नहीं है तथा उसमें पोषक गुणों का क्या है, अभाव होता जा रहा है। यानी कि पोषक गुण हैं जो उनमें निरंतर क्या है, कमी आती जा। दूसरी समस्या जो है मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या वृद्धि की, वो क्या है, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। जैसे कि क्या लिखा है, शिक्षण संस्थाएं कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो रहा है। जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो कम हैं और बढ़ती आबादी जो है वो ज्यादा है, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना क्या कठिन हो रहा है। विद्यालयों के कमरे, फर्नीचर और खेल के मैदान बढ़ती जनसंख्या के लिए क्या है, पर्याप्त नहीं है। ये थी हमारी दूसरी समस्या। अब हम बताएंगे आप लोगों को तीसरी समस्या जो है वो क्या है, रोजगार की समस्या। जैसे कि जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों में अपराध की प्रवृत्ति क्या है, निरंतर बढ़ रही। जो बेरोजगारी की समस्या है वो जनसंख्या वृद्धि की तेजी से वृद्धि के कारण क्या है, रोजगार की समस्या भी बढ़ती जा रही है, जिससे कि अपराध में प्रवृत्ति हो रही। और चौथा जो है हमारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, और पांचवा आवास समस्या। आप लोग ये अपनी बुक में देख लेना विस्तार से, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर में पूछा जाएगा आप लोगों का। अब हम बताएंगे आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जो जनसंख्या वृद्धि उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहला है कानूनी व्यवस्था, दूसरा है शिक्षा व्यवस्था, तीसरा आर्थिक स्थिति में सुधार, चौथा है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, सीमित परिवार, स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण। जैसे कि आप इन सभी टॉपिकों को विस्तार से अपने बुक और मॉडल में देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, हमने इसलिए आप लोगों को बता दिया। अब हम बताएंगे आप लोगों को जो परिवार नियोजन है इसको कैसे रोका जा सकता है, परिवार नियोजन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे लिखा है, सीमित परिवार रखने हेतु गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। जो सीमित परिवार है उसको रखने के लिए क्या, गर्भ निरोधक जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। यह विधियां वास्तव में गर्भ धारण रोकने की विधियां, ये जो विधियां हैं ये वास्तव में गर्भ धारण रोकने की क्या है, विधियां हैं। जैसे कि पहली विधि क्या है मेरे बच्चों, पहली विधि क्या है, अवरोधक विधि, दूसरी क्या है, रासायनिक विधि, और तीसरी गर्भ निरोधक अंतः गर्भाशयी युक्ति, और चौथी शल्य क्रिया विधि स्थायी गर्भ निरोधक। अब हम इन चारों को विस्तार से जानेंगे। जैसे कि पहली क्या है हमारी अवरोधक विधि, जो पहली है यह गर्भ निरोध का यांत्रिक भौतिक उपाय। जो अवरोधक विधि है यह हमारी गर्भ निरोध का यांत्रिक भौतिक उपाय, जिसके द्वारा नर व मादा युग्मकों को आपस में मिलने से रोक दिया जाता है। जिसके द्वारा क्या होता है, जो नर और मादा युग्मक जो होते हैं शुक्राणु व अंडाणु, उनको आपस में मिलने से रोक दिया जाता है। जैसे पुरुषों के लिए निरोध, स्त्रियों में कंडोम, सर्वाइकल कैप, यह यौन संचारित रोगों से भी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को इसकी रासायनिक विधि क्या है। यह लिंग हार्मोन आधारित खाने की गोलियां हैं जो अंडोत्सर्ग प्रक्रिया को रोक देते हैं। जैसे कि रासायनिक विधि के अंतर्गत क्या थे, ये जो लिंग हार्मोन आधारित हैं खाने की गोलियां हैं जो अंडोत्सर्ग प्रक्रिया को क्या करती हैं, रोक देती हैं। तीसरा है हमारा गर्भ निरोधक अंतः गर्भाशय युक्त। यह युक्ति प्रशिक्षित नर्स डॉक्टर द्वारा जनन पथ या गर्भाशय में क्या है, लगाई जा सकती है। जैसे क्या दिया है, कॉपर टी, इस प्रकार की सामान्य युक्ति है। इस प्रकार की हार्मोनल युक्तियां भी उपलब्ध हैं। इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं जो कि हमने बताए नहीं आप लोगों को इतना विस्तार से। चौथी विधि हमारी वो क्या है, शल्य क्रिया विधि। शल्य क्रिया विधि या स्थायी गर्भ निरोध क्या है, इसकी निम्नलिखित विधियां। पहला क्या है, पुरुष का ऑपरेशन या वैक्सेक्टोमी, दूसरा क्या है, महिला का ऑपरेशन या ट्यूबेक्टोमी। अब हम इन दोनों को विस्तार से
जानेंगे। तो क्या लिखा है मेरे बच्चों, पुरुष का ऑपरेशन या ट्यूबेक्टमी, जो पुरुष का ऑपरेशन है यह शुक्र नलिका का बहुत ही साधारण ऑपरेशन है। इसमें शुक्र वाहिनियों को काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसके उपरांत गर्भधारण का क्या होता है, भय नहीं रहता। अब है हमारा दूसरा, महिला का ऑपरेशन या ट्यूबेक्टमी। इसमें महिला की दोनों अंडवाहिनियों को काट कर बांधते हैं। इसमें जो महिला की 2 अंडवाहिनियां होती हैं उनको काट कर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे अंडाणु गर्भाशय में क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार अंडाणुओं का निर्माण क्या है, होता रहता है तथा माहवारी चक्र में भी सामान्य रूप से चलता रहता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरा चैनल है द RSK स्टडी पॉइंट। ये हमारा लेसन यहीं पे द एंड है। अब हम आप लोगों को इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।